फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं स्टेट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं अगले लेक्चर में चाहता हूं फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बताऊं आपको। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप अवेयर तभी हो पाएंगे जब आपको स्टेट का कॉन्सेप्ट पता हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल बेसिकली ओनली अगेंस्ट द स्टेट। पार्ट 3 में आप देखेंगे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक का चैप्टर पार्ट 3 में दिया गया है। लेकिन इन रियल सेंस जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक में दिए गए हैं, और आर्टिकल 12 और 13, आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया स्टेट को। ये वही स्टेट है जिसके अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट्स इनफोर्स होते हैं, और आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट की डिफिनेशन दी गई है, लॉ की डिफिनेशन दी गई है। क्योंकि कोई भी लॉ का जब स्टेट का को अपने ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स करना पड़ता है, या फंडामेंटल राइट आपका जो फंडामेंटल राइट है उसे इन्फोर्स करते हैं, उसके लिए कोई न कोई लॉ चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं सीधे कोर्ट में चले जाएंगे उसको प्रोविजन को लेकर के। कॉन्स्टिट्यूशन के कंसोनेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो चाहे नॉन फंडामेंटल राइट्स हो, आपको जरूरत पड़ती है लॉ की। क्योंकि लॉ वो पैसेज है जिसके थ्रू आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तक पहुंचते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जितने हैं दे आर इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, और उसी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड के सबऑर्डिनेट उसी के अकॉर्डिंगली हमें लॉ बनाना पड़ता है, पार्लियामेंट बनाए चाहे विधानसभा बनाए और कोई बॉडी बनाए। तो आर्टिकल 13 क्लास 2 में जो लॉ की डिफिनेशन दी गई है, और ये वही लॉ है जो स्टेट बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको ब्रॉडली कहा जाए व्हाट इज द स्टेट, क्योंकि स्टेट को डिफाइन तो नहीं किया गया कहीं पर। स्टेट इज द बॉडी, स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट which is entitled और liable। entitled और liable में दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि उसे अधिकार भी है और उसकी ड्यूटी भी लॉ बनाने की। लॉ किस लिए बनाएगी? फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया और नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर इंटाइटल्ड फॉर दैट। क्योंकि भारत में जो लोग रहते हैं वो चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, जैसे मान लीजिए इंडियन पिनल कोड है, वो सब पर अप्लाई करेगा, सीपीसी सब पर अप्लाई करेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में द वर्ड इज पर्सन, तो पर्सन में मतलब कोई विदेशी भी अगर इंडियन से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो वो भी लॉ की पेरीफेरी में आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट एक लॉ है। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज दैट स्टेट इज एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी है, एक फिनोमेना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में आता है। और आप देखेंगे इसी तरीके से पार्ट 4 में भी आता है। पार्ट 4 में यह कहा गया है स्टेट का वही मतलब होगा जो पार्ट 3 में है, जब तक कि कोई कंटेक्स्ट अदरवाइज ना हो। तो स्टेट का मतलब है वो बॉडी जो आपको लॉ बनाती है, उस लॉ को एग्जीक्यूट भी करती है। अभी जुडिशरी की बात हम नहीं करते क्योंकि जुडिशरी को हमने अलग कर दिया है। तो स्टेट में आएगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अभी मैं आपको बता रहा था कि फंडामेंटल राइट्स के सारे प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो मैं उन्हीं दो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूं जो फंडामेंटल राइट नहीं है। वो है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। बोथ दिस आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू मेयरली डिफिनेशन। तो आर्टिकल 12 जहां ये कह रहा है कि स्टेट क्या है, और वही आर्टिकल 13 क्लास 3 कह रहा है व्हाट इज द लॉ। तो लॉ क्या है? लॉ is any custom,
any enactment, any judgment of the Supreme Court under Article 141, any ordinance of the President or Governor, or any rule or bylaws made by the municipal corporation, ये सारे कुछ स्टेट हैं, क्योंकि सभी लॉ बना सकते हैं। तो सबको लॉ बनाने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि सबको लॉ बनाने की ड्यूटी भी है। और लॉ कैसा होना चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। आप जानते हैं कि कोई भी लॉ एंटी सोशल नहीं हो सकता, एंटी पर्सन नहीं हो सकता, ह्यूमन राइट को वायलेट नहीं कर सकता। ये जनरल फिलॉसफी लॉ की होती है। तो लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू बी गिवन टू द स्टेट, जो स्टेट को दिया गया है कि आपके लॉ के माध्यम से, लॉ के थ्रू आप लोगों के जीवन में, चाहे वो लाइफ पर्सनल हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे वो इकोनॉमिक लाइफ हो, सब में आप हैप्पीनेस लाएं। ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये बेंथम की जो फिलॉसफी है, यही आज इंडिया में लॉ का कॉन्सेप्ट है। जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है या कोई बॉडी लॉ बनाती है, उसे पब्लिक इलेक्ट करके भेजती है, या पब्लिक इलेक्ट करके भेजती है, या पब्लिक इलेक्टेड पब्लिक का कोई सबऑर्डिनेट है, जैसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, या एग्जीक्यूटिव में आप डीएम को आए, गवर्नर को लाएं, एसडीएम को ले आए। ये सारी बॉडी इलेक्टेड बॉडी को रिप्रेजेंट करती है और उन्हीं के बिहाफ से लॉ बनाती है। तो आर्टिकल 12 और 13 ये फंडामेंटल राइट को डिक्लेयर नहीं करती कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, इनका मेंशन केवल आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक में दिया गया है। आर्टिकल 14 से लेकर के 31 तक जब आप जाएंगे, ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे, तो ये फंडामेंटल राइट को गिनाती है, मेंशन करती है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट आपके पास हैं। और आर्टिकल 32 ये आपको मार्क करता है कि फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट कैसे होगा। तो इसमें लिखा गया है आर्टिकल 32 में, फंडामेंटल राइट शैल बी इन्फोर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। इतना भी आप समझिए। तो अब ये जब हम आर्टिकल 12 और 13 में चले गए, तो स्टेट और लॉ, अब क्वेश्चन ये है स्टेट क्या है, क्योंकि डिफिनेशन कोई क्लियर कट दी नहीं गई है। स्टेट को डिफाइन किया गया है केवल लीगल टर्म में आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में स्टेट क्या है? स्टेट वो सब बॉडीज हैं जो लॉ बना सकती हैं। पार्लियामेंट है, विधानसभा है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। और इसके अलावा आर्टिकल 12 में कुछ नहीं कहा गया है। हाँ, आर्टिकल 13 में, 13 क्लास 3 में जहां का लॉ को डिफाइन किया गया है, वहां 2 वर्ड और यूज कर लिए गए हैं। जो लॉ इनैक्ट नहीं होता बाय द पार्लियामेंट और बाय द स्टेट, वो लॉ सेल्फ क्रिएटेड होता है। वो लॉ है कस्टम और यूसेज। जब आप पढ़ेंगे, कस्टम भी है। जब अभी आपने देखा शाबानो बेगम के केस में, शरीयत एक्ट में जो ट्रिपल तलाक, इट वाज ए कस्टम। उसको सुप्रीम कोर्ट का कस्टम भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 13 क्लास 2 में लॉ की जो डिफिनीशन है ब्रॉड है, मतलब इसमें दोनों तरह के लॉज हैं। जो लॉ स्टेट बनाती है, जो लॉ स्टेट नहीं बनाती मगर स्टेट अप्रूव करती है। क्योंकि कोई कस्टम तब तक अप्रूव माना जाएगा बाय द स्टेट जब तक या तो लेजिस्लेचर उसे स्क्रैप न करे, उसे नलिफाई न करे, उसे हटाए न, या जुडिशरी उसे अल्ट्रा वाइड डिक्लेयर न करे। तो अब हम पहले यहां आते हैं। हाँ, तीसरा जो ग्रुप है फंडामेंटल राइट जिसकी बात करते हैं पार्ट 3 में, वो है आर्टिकल 33 से लेकर के 33, 34, 35। ये तीनों प्रोविजन फंडामेंटल राइट नहीं देते, बल्कि फंडामेंटल राइट पर कर्व हैं। जहां आर्टिकल 33 पुलिस ऑफिशियल्स पर या इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स पर कर्व करता है कि उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल की जा सकती है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं हो सकता, वो यूनियन नहीं बना सकते। ये आर्टिकल 33 में लिखा गया है। आर्टिकल 34 में क्या लिखा गया है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में गवर्नमेंट मिलिट्री रूल लगा देती है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करने, असिस्ट करने के लिए मिलिट्री बुला लेती है, तो वहां पर कुछ ऊंच नीच हो जाता है,
शूट एंड साइट का ऑर्डर मिलता है, दंगा हो गया है, तो ऐसे केसेस में अगर पुलिस ऑफिशियल्स या मिलिट्री ऑफिशियल्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग कुछ एक्सेसेस कमिट करते हैं, यहां तक कि किसी का डेथ भी कॉज कर देते हैं, तो उनको इम्यूनिटी देता है। तो आप देखिए फंडामेंटल राइट नहीं हुआ ये। अगर आप किसी को गोली चला के मार डालेंगे, वो मर गया, तो फंडामेंटल राइट कहां उसको मिला? उसको तो फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन हुआ कि ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स के, ऐसे मिलिट्री ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में वो कोर्ट में जा ही नहीं सकते। ये आर्टिकल 34 देता है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। और आर्टिकल 35 एक न्यूट्रल आर्टिकल है, जो कुछ स्थिति में देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जहां पर केवल यूनियन लॉ बना सकती है, स्टेट लॉ नहीं बना सकती। वो क्या है? वो है अनटचेबिलिटी को लेकर के, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को लेकर के जो क्रिमिनल लॉ बनाएगा वो केवल पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट नहीं बनाएगा। दूसरा है रिजर्वेशन को लेकर के, आर्टिकल 16(4) है, 15(4) है। और तीसरा है आर्टिकल 352, आप देखेंगे 341 एटसेट्रा। आजकल ये चर्चा में है, ये अमेंडमेंट बिल जो 127 लाया गया है, जो आगे चलकर 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। उसमें आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 338B क्लास 9 में और आर्टिकल 342A में थर्ड क्लास जोड़ करके अमेंड किया गया है, और आर्टिकल 366(26) क्लास C में चेंज किया गया है। तो इसकी चर्चा अभी नहीं करते, कभी बाद में मौका मिलेगा करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि स्टेट वो बॉडी है जो लॉ बनाती है, लॉ इन्फोर्स करती है, और लॉ जो इन्फोर्स करेगी आज के टाइम में वही लॉ इन्फोर्स करेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में जो हमारे प्रेमबिल में दिया गया है। हमारे प्रेमबिल में क्या दिया गया है? हमारे प्रेमबिल जब पढ़ते हैं तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एक चीज। दूसरा इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, और तीसरा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 से इंश्योर होता है। स्टेटस इंश्योर होता है आर्टिकल 14, 15, 16 से, और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर होता है पार्लियामेंट्री लॉ से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 38 से, 46 से, या आर्टिकल 38 से, 39 से, जहां स्टेट की ड्यूटी होती है एक ऐसी सोसाइटी बनाने की जो इगलिटेरियन हो, जहां इक्वलिटी प्रिवेल करे, जहां से कास्ट सिस्टम अबॉलिश हो जाए, हर आदमी को रोटी कपड़ा मकान मिले, कास्ट बेसिस पर, कम्युनल बेसिस पर या लैंग्विस्टिक बेसिस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो। तो स्टेट के ऑब्जेक्ट को प्रेमबिल ने बांध दिया है। स्टेट केवल काम करेगी उस डायरेक्शन में लोगों को जस्टिस देने के लिए, जस्टिस चाहे सोशल हो, सोशल मीन्स कास्ट अबोलिशन, कम्युनल अबोलिशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इक्वलिटी। इकोनॉमिक जस्टिस हो, मतलब सबको गैस मिले, सबको पानी मिले, बिजली मिले, सबको उज्ज्वला योजना मिले, सबको हेल्थ कार्ड मिले, ये स्कीम है। सरकार क्या कर पाती है, ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पार्ट 4 में। मगर ये जो स्टेट का जो ड्यूटी है और स्टेट के जो उसी ड्यूटी को ओबे करने के लिए जो राइट बनाने का, लॉ बनाने का जो राइट है, वो आता है आर्टिकल 12 से, क्योंकि आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, मैंने आपको बता भी दिया। इसमें वो सारी बॉडीज आती हैं जो लॉ बनाने के लिए इंटाइटल्ड हैं। आर्टिकल 12 में एक वर्ड और यूज किया गया है, आप देखिए उसमें लोकल बॉडीज या अदर बॉडीज। तो अदर बॉडीज में क्या आएगा? ये क्वेश्चन इवोल्यूशनरी क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से डेवलप होता रहा है। जो चीज अनडिफाइंड है उसको समय डिसाइड करता है, तो समय ने डिसाइड किया है और समय डिसाइड भी करेगा कि जो अदर इंस्ट्रूमेंटलिटीज हैं, जो अदर बॉडीज को यूज किया गया है स्टेट में, वो क्या है। वो आज हम उसकी चर्चा भी करेंगे, और आज हम इसी चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल 12 में स्टेट की। तो स्टेट क्या है? स्टेट के पहले होता था किंग, बादशाह होता था, राजा होता था। राजा की प्रजा होती थी, सब्जेक्ट होता था। तो राजा को, किंग को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है आज स्टेट में, और प्रजा को ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने सिटीजन में या इंडिविजुअल में, पर्सन में। अब अंतर क्या आ जाता है? अंतर यह आ जाता है जहां किंग की पावर्स एब्सोल्यूट थी,
सब्जेक्ट के पास कोई राइट नहीं थी, सारे राइट किंग के पास थे। अगर रोटी देना है, नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो किंग के टाइम में पहला डिफरेंस तो यह था कि अगर राजा बहुत अच्छा है, बहुत बेनिवोलेंट है, बहुत ही दयाशील राजा है, तो दयाशील राजा हो या ना हो यह डिपेंड करता है राजा पर, करता था राजा पर। लेकिन पब्लिक डिपेंड करती थी एक अच्छे राजा पर। राजा बुरा हो गया, बहुत टैक्स इंपोज कर दिया, तो आपको आवाज उठाने का कोई राइट नहीं था, क्योंकि आप प्रजा थे। लेकिन अब आप सिटीजन हो गए हैं। अब सिटीजन जब हो गए, स्टेट आ गया। देखिए, राजा डिसॉल्व होते 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 उसका शेप स्टेट बन गया, और सब्जेक्ट प्रजा बदलते बदलते अब सिटीजन बन गया। तो अब जब स्टेट बन गया तो राजा की पावर स्टेट की लिमिटेड हो गई। लिमिटेड कैसे हो गई? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गई। प्रीमियल हमने बनाया ही, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट कर दिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट 3 एंड पार्ट 4। जहां पार्ट 3 इंडियन सिटीजन को या कहीं कि नॉन सिटीजन को, इंडिविजुअल्स को फंडामेंटल राइट देता है और स्टेट पर ड्यूटी इन्फोर्स करता है कि स्टेट उसको ओबे करे। अगर नहीं ओबे करेगा, अगर उनका ड्यू उनका नहीं देगा, जस्टिस नहीं देगा, इक्वलिटी नहीं देगा, लिबर्टी नहीं देगा, तो दे आर इंटाइटल्ड टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। आर्टिकल 32 में तो दिया गया पार्ट 3 में। इसके अलावा अभी जब आप आगे देखेंगे, आर्टिकल 226 में भी फंडामेंटल राइट और एनी अदर राइट की बात की गई है। तो मतलब फंडामेंटल राइट के लिए आप आर्टिकल 32 में जा सकते हैं या 32 में जा सकते हैं। 32 इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फंडामेंटल राइट, दैट इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पार्ट 3 है, स्टेट पर ड्यूटी इन्फोर्स करता है। जैसे आप देखिए, पार्ट 4A जोड़ा गया 1976 में 42nd अमेंडमेंट में। ये फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन डिसाइड करता है। लेकिन पार्ट 3 में फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द स्टेट इनहेरेंट है, क्योंकि जो आपका फंडामेंटल राइट है वही फंडामेंटल ड्यूटी स्टेट की है, क्योंकि राइट के बिना ड्यूटी नहीं और ड्यूटी के बिना राइट नहीं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी हो गई स्टेट की पार्ट 3 में। और फंडामेंटल ड्यूटी के अलावा नॉन फंडामेंटल ड्यूटी कहां आई? वो पार्ट 4 में आई। मैंने अभी आपको बताया 38, 39, 38 से लेकर के 51 तक पूरा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? ये स्टेट की ड्यूटी है। लेकिन अंतर है पार्ट 3 पार्ट 4 में यही है कि जहां पार्ट 3 में उस ड्यूटी को आप इन्फोर्स कर सकते हैं अंडर स्टेट ड्यूटी को अंडर आर्टिकल 32, वही स्टेट की जो ड्यूटी है, स्टेट की जो लायबिलिटी है, वो आप पार्ट 4 के लिए आर्टिकल 32 में नहीं जा सकते, हालांकि आर्टिकल 226 में जा सकते हैं। ये अंतर है। दूसरा अंतर है कि जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जब किसी नॉन फंडामेंटल राइट का मतलब अगर पार्ट 4 में वायलेशन होता है तो आप आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में पहले जाना होगा आपको, या किसी और कोर्ट के माध्यम से आना होगा, और सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर अपील में अगर जाएगा तो उसके लिए अलग से प्रोविजन दिया गया है, जो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 132, 133, 134 में दिया गया है अपील। तो हाई कोर्ट में अपील है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, जो प्रोविजन मैंने आपको बताया। तो एक तरीका है स्टेट के पास जाने का कोर्ट से थ्रू अपील, दूसरा तरीका जाने का डायरेक्टली, और डायरेक्ट तरीका दिया गया है फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट का आर्टिकल 32 में। अब हम आते हैं कि स्टेट को डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि कोई जो डिफिनेशन दी गई है उसमें आप देखेंगे 4 तरह के लोग आते हैं आर्टिकल 12 में। एक तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है और पार्लियामेंट आती है। गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन जारी करेगी, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होगा, वो दैट अमाउंट्स टू लॉ। पार्लियामेंट आती है। इसी तरीके से स्टेट्स आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं, स्टेट के विधानसभा आती है। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट। और तीसरा आता है ऑल दी लोकल अथॉरिटीज आती हैं, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एडीए है, एलडीए है,
मकान के लिए है या आवास विकास है, ये सब लोकल अथॉरिटीज होती हैं। जितनी कई अथॉरिटीज हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रिब्यूनल बना दिया, लोकल अथॉरिटी हो गई। आप आरटीआई लेकर आए, आरटीआई ट्रिब्यूनल हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये लोकल अथॉरिटीज हो गई। तो जो अथॉरिटीज विधानसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन, गवर्नर, प्रेसिडेंट के अलावा आती हैं, वो होती लोकल अथॉरिटीज, जिसमें नगर महापालिका आती है। जो मैंने बताया, इसके अलावा इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो डिफाइंड बॉडीज हैं जो स्टेट की कैटेगरी में आती है, क्योंकि सब ये सारी बॉडीज को पावर है लॉ या रूल बनाने की। लेकिन जो लास्ट वर्ड है अदर अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी अनडिफाइंड है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेवर्स को पता था कि आने वाले टाइम में स्टेट के फंक्शन बढ़ेंगे, स्टेट की राइट्स एंड ड्यूटीज बढ़ेंगी और लोगों के राइट्स बढ़ेंगे। बहुत सारे इंटाइटलमेंट्स ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के समय इंप्लीमेंट नहीं हो सकते थे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस थे, और जिसकी वजह से उन्हें डाल दिया गया पार्ट 4 में कि जब स्टेट पास पैसा होगा तब स्टेट बनाएंगे। इसीलिए देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट के पार्ट भले ना हो, बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। सरकार जो शासन करेगी उनके गवर्नेंस है, और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे स्टेट का जो लायबिलिटी है, वो है इलेक्शंस, पॉलिटिकल। उनको पब्लिक चुन के अगली बार चुनाव भेजे, इसलिए जरूरी है वो सोशियोइकोनॉमिक रिफॉर्म करें। अभी आपने देखा 127th अमेंडमेंट बिल आ रहा, क्यों आ रहा है? क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, 2022 का चुनाव यूपी में भी आ रहा है, और कहीं भी है, शायद पंजाब में भी है, जहां जहां भी हो। तो अब उनको लगता है कि हमारे वोट बैंक का क्या होगा, क्योंकि 2018 में जो अमेंडमेंट कर दिया गया है 342A में, उससे स्टेट को, ओबीसी को डिटरमिन करने की पावर छीन ली गई है। वो चली गई है यूनियन के हाथ में, क्योंकि ओबीसी कमीशन की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है कि कौन से ओबीसी स्टेट में है या नहीं है। गवर्नर का एडवाइस भले ही लेने के लिए कंपलसरी है, जब आप देखेंगे आर्टिकल 322B में यह प्रोविजन दिया गया है, लेकिन गवर्नर मींस सेंटर, गवर्नर मींस प्रेसिडेंट। गवर्नर की औकात ही क्या होती है? गवर्नर की इलेक्टिव बॉडी तो होती नहीं, यह सिलेक्शन होता है बाय द प्रेसिडेंट, मींस बाय द प्राइम मिनिस्टर, मींस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब ये नॉमिनेटेड बॉडी होती है, इसका मतलब गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल स्टेब्लिश हो चुका है। तो ऐसे केसेस में अब ये क्लियरिफिकेशन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, लक्ष्मी राव का केस वर्सेस चीफ मिनिस्टर बॉम्बे का केस जो आया, इस कंटेक्स्ट में अमेंडमेंट लाया जा रहा है। तो अब ये जो हम जो कहते हैं जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक, अभी लेक्चर लंबा होगा, अभी यहाँ नहीं बात करते, अभी केवल हम बात करते हैं स्टेट की। तो अगर स्टेट को आप पॉलिटिकली डिफाइन करें, ये तो आर्टिकल 12 की डिफिनेशन मैंने बताई, 4 तरह के बॉडीज हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, लोकल अथॉरिटी है, और अदर अथॉरिटीज हैं। अदर अथॉरिटीज को डिफाइन करते हैं, लेकिन अब इसको अगर आप पॉलिटिकली चले, स्टेट का मतलब है, अब स्टेट का मतलब क्या है? सॉवरेन। हमारा स्टेट सॉवरेन है, क्योंकि सभी कुछ वही है, वही माई है, वही बाप है, वही बंधु है, वही सखा है, वही पॉलिटिकल भगवान भी है। और इसीलिए ऑस्टिन ने कहा था लाइज द कमांड ऑफ सॉवरेन, मतलब लाइज द कमांड ऑफ द स्टेट। तो अब स्टेट को हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हम स्टेट को जब डिफाइन करते हैं, जहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी है, वहां स्टेट क्या है? स्टेट के लिए पहला होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। दूसरा, उस वेल डिफाइंड टेरिटरी में एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तीसरा, जो गवर्नमेंट होनी चाहिए उस टेरिटरी के लोगों का सपोर्ट हो, लॉयल्टी होनी चाहिए। और चौथा हो, जो लॉ स्टेट बनाता है, जो भी स्टेट का कमांड हो, चाहे लॉ के फ्रेम में हो, चाहे रूल के फ्रेम में हो, उसकी ओबीडियंसी होनी चाहिए। अगर ओबीडियंसी नहीं है तो स्टेट कैसा? और लास्ट एलिमेंट है कि सॉवरेन होना चाहिए। सॉवरेन मींस इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेंटी। यही जो लास्ट एलिमेंट है,
यही पूरा बाकी जो 4 एलिमेंट है इसको इनकॉर्पोरेट करता है, इंक्लूड कर लेता है। तो स्टेट की सॉवरेंटी ही कंक्लूसिव होती है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉ, क्योंकि 1947 के पहले या 50 के पहले वी आर नॉट सॉवरेन, वी वे डोमिनियन मतलब सेमी सॉवरेन। और इसके पहले तो आपकी पोजीशन पता ही है, सेमी सॉवरेन भी नहीं थे। हमारी जो लॉयल्टी थी दैट वाज अटैच्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो 1950 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहां पर स्टेट को जो डिफाइन किया गया है, लीगल डिफिनेशन दी गई है, उसके 4 एलिमेंट जो मैंने बताया आपको वही है। अब हम कोशिश करते हैं कि अदर अथॉरिटीज को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 12 में जो अदर अथॉरिटी है, जब समय समय पर इसकी जरूरत महसूस हुई तो इसे डिफाइन किया। जैसे मान लीजिए आपको बिजली चाहिए, तो बिजली के लिए आपको एक इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन बनाना पड़ा। तो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन जब बन गई, इट हैज नॉट बिकम स्टेट। या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाना पड़ा, गांव में ग्राम पंचायत बनानी पड़ी, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाना पड़ा, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड बनाना पड़ा, बहुत सारी बॉडीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाना पड़ा। ये सारी बॉडीज आप देखिए आर्टिकल 12 में डिफाइन नहीं है, इन्हें कहते हैं स्टेट। दे आर अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी नगर महापालिका के नीचे या नगर महापालिका के आगे जो भी बॉडीज बनी है उन्हें हमने नाम दिया है स्टेट का। चाहे वो रोडवेज, देखिए रोडवेज कॉर्पोरेशन बन गया है, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बन गया है। तो ऐसे बॉडीज जो पब्लिक कन्वीनियंस के लिए और बिजनेस को या नॉन बिजनेस अफेयर को रेगुलेट करने के लिए बनाई जाए, उसे कहते हैं अदर बॉडीज। और देखिए ये एक दिन में नहीं बना, क्योंकि जैसे मान लीजिए अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जैसे मान लीजिए अब ये पहला केस आया था, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस राजस्थान का केस था, वर्सेस मदन लाल का केस था। 1967 में ये क्लियर किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी स्टेट है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हुक्म जारी करेगी, चाहे एग्जीक्यूटिव लॉ हो चाहे रूल हो, दैट मस्ट नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट। आप देखिए इतनी बड़ी बात है ये कि पार्ट आर्टिकल 12 जो पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट, और आर्टिकल 13 क्लास 2 कहता है स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो अब इसका पर्पस क्या हुआ अदर अथॉरिटीज का? अदर अथॉरिटीज का पर्पस यही है कि अगर इन बॉडीज के अलावा भी भारत सरकार हो, संसद हो, राज्य सरकार हो, विधानमंडल हो, अदर अथॉरिटी हो, इनके अलावा भी कोई बॉडी ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, उसके लिए भी आर्टिकल 32 में यू कैन गो इन द रिट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन को नहीं मानेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट का पर्पस क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इंटरप्रिटेशन पब्लिक वेलफेयर में करता है वो, क्योंकि स्टेट का जन्म ही, स्टेट की डिफिनीशन या स्टेट का पर्पस ही हमारे प्रीएम्बल में लिख दिया गया है। जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ये सारी चीजें जब स्टेट के पार्ट हैं, स्टेट की ड्यूटी के पार्ट हैं, तो प्रीएम्बल से क्लियर होता है स्टेट की ड्यूटी क्या है और हमारे राइट्स क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इंटरप्रिटेशन किए गए हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख करके किए गए। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, अब ये अदर अथॉरिटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1961 का, अदर अथॉरिटी हो गई। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन के थ्रू आना पड़ा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ओएनजीसी है, या आपका ये आपका देखिए जिसने एयरपोर्ट बन रहे हैं, अभी देखिए जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, तो कहां से रेगुलेट होगा? ये जो अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी बनती है, ये अथॉरिटीज अदर अथॉरिटीज आती हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1971 का है, या नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एयर इंडिया अथॉरिटी एक्ट है, ये सब आर्टिकल 12 में स्टेट है। लेकिन ये एक दिन में नहीं आते, धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट के सामने जब प्रॉब्लम आती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कैसे करता है
कि कोई स्टेट है या नहीं है। बहुत सारे केसेस आए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो केस मुझे लगता है वो है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस है। ये 1981 का केस है, इंजीनियरिंग कॉलेज का केस है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का केस है, सेमी प्राइवेट। गवर्नमेंट रेगुलेट कहां तक करती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 5 पैरामीटर फिक्स किए गए हैं कि कोई अदर अथॉरिटी स्टेट है या नहीं है, चाहे प्राइवेट बॉडी क्यों ना हो, उसका स्ट्रक्चर स्टेट का है या नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 पैरामीटर अनाउंस किए हैं। पहला तो यह है कि जो बॉडी बनी है उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ पावर क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है। ये पहला पैरामीटर होता है, वो पैसा कहां से आ रहा है या किस लॉ से वो बना है। जैसे डिग्री कॉलेजेस है, एक टाइम ऐसा था जब डिग्री कॉलेजेस जो एडेड कॉलेजेस थे उनको स्टेट नहीं मानते थे, कहते थे तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो तनख्वाह कौन दे रहा है, स्टेट दे रही है, ग्रांट इन पे एड आ रहा है, पोस्ट सैंक्शन स्टेट करती है। डिग्री कॉलेज में भी, जो कॉलेजेस में भी, इवन प्राइवेट डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज में भी जब आप अपॉइंटमेंट करते हैं तो पोस्ट को सैंक्शन स्टेट करती है। तो याद रखिए, जो कॉलेजेस, चाहे वो डिग्री कॉलेजेस हो, चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो, चाहे प्राइमरी कॉलेजेस हो, चाहे केजी हो, अगर स्टेट एड देती है, मतलब और कुछ कंट्रोल लगती एड देने के बाद, तो वो स्टेट की डिफिनेशन में आ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अनएडेड या अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, प्राइमरी कॉलेज हो, या कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो स्टेट की डिफिनेशन में नहीं आएगी, क्योंकि स्टेट पर कोई न कोई इस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो पहला कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट ने अजय हासिया के केस में कहा कि उसका लीगल सोर्स क्या है एस्टेब्लिश होने का, और उसका कैपिटल सोर्स क्या है, उसका फाइनेंशियल सोर्स क्या है। एक तो पहला टेस्ट ये हुआ। दूसरा, क्या जो बॉडी है उस पर स्टेट का कंट्रोल एडुकेट तरीके से है। हम एग्जांपल लेते हैं डिग्री कॉलेजेस, इंटर कॉलेजेस जो एडेड हैं, तो कंट्रोल होता है, क्योंकि देखिए स्टेट कमीशन ही बनाता है, हायर एजुकेशन कमीशन, इंटरमीडिएट कमीशन, एजुकेशन कमीशन, अपॉइंटमेंट के लिए सैलरी स्टेट पर डिपेंड करते हैं आप, पोस्ट सैंक्शन करने के लिए स्टेट पर डिपेंड करते हैं आप, मैनेजमेंट कमेटी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बना हुआ है। तो स्टेट का एडुकेट कंट्रोल है या नहीं है। तीसरा, जो बॉडी है, जैसे एडीए है, एलडीए है, या कोई बॉडी हो, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उसका नेचर पब्लिक इंपॉर्टेंस है, या वो स्टेट से किसी न किसी रूप से रिलेटेड है इंटीग्रली। तो आप दोनों जब पॉइंट देखेंगे तो इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि पब्लिक इंपॉर्टेंस की बॉडीज ऐसी सारी होनी चाहिए या हैं जो बाद में बनी है, स्टेट बनाती जा रही है। जैसे ओबीसी कमीशन, एससी एसटी कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, ये क्या है? दे आर अदर अथॉरिटीज जिनको ड्यूटी असाइन की गई है और स्टेट सैलरी दे रही है, उनको अपॉइंट कर रही है, उनको एक्सपेल कर रही है। तो अदर अथॉरिटीज में अनलिमिटेड स्कोप है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, डिफरेंट बॉडीज को जोड़ने का। और चौथा है कि क्या कोई स्टेट डिपार्टमेंट को पावर है या गवर्नमेंट को पावर है कि उस अपॉइंटमेंट्स में इंटरफेयर कर सकती है। जैसे मान लीजिए कल को स्टेट गवर्नमेंट कहे कि इंटर कॉलेज के टीचर ट्रांसफर होंगे, तो ट्रांसफर करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को है कि नहीं है? है, कर सकती है, नहीं करती है? प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को करती है। तो ऐसे ये जो चौथा पैरामीटर है कि क्या स्टेट को, जो किसी डिपार्टमेंट को किसी को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मान लीजिए हाउस एंड वाटर कारपोरेशन, अलग कारपोरेशन बना दिया, तो हाउस कारपोरेशन, म्युनिसिपल कारपोरेशन के एक पार्ट को अलग करके उसने वाटर कारपोरेशन बना दिया। तो वाटर टैक्स अब वो लेता है, हाउस टैक्स नगर महापालिका लेती है। तो स्टेट की पावर क्या है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य गवर्नमेंट हो। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और ये आपका ओएनजीसी है। ये सारी बॉडीज जितने कारपोरेशंस बने बाद में, दे आर इन वन और वे
they are either financed by the state, either they are controlled by the state in one or other way. और चौथा पांचवा कंडीशन होती है कि अगर चारों एलिमेंट नहीं भी है, मतलब है या नहीं है, तो पांचवा एलिमेंट है, क्या वो स्टेट प्रोटेक्शन देता उनको, स्टेट प्रोटेक्टेड है, या जो कॉर्पोरेशन बनाया गया है उसको मोनोपोली है। अब जैसे रोडवेज है, रोडवेज में आप देख रहे हैं कैसा चल रहा है, वाटर कॉर्पोरेशन है, निगम जल निगम है, कैसा काम कर रहा है, या हाईवेज ब्रिज कॉर्पोरेशन है। ये सब अदर बॉडीज हैं जो उस समय आर्टिकल 12 में नहीं थी, बाद में धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अदर बॉडीज के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया है। जैसे मान लीजिए यूपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, ये बाद में डिसाइड किया गया कि स्टेट है 1980 में। इस केस का नाम है यूपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस विजय नारायण का केस था। ऐसे ही धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, भारत पेट्रोलियम निगम है, ये सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये जो 22 में 1981 में डिसाइड किया कि ये स्टेट है। अजय हाशिया केस मैंने बताया आपको। अब ये कभी कभी स्टेट का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज होता है, लेकिन वैसे मैंने बताया स्टेट डिसाइड करता है कि अब जैसे मान लीजिए कि ये सोसाइटी स्टैटिस्टिकल सोसाइटी है, ये एक अथॉरिटी है, यूपी कोऑपरेटिव बैंक डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड एक अथॉरिटी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक अथॉरिटी है। क्योंकि पैरामीटर क्या है, इन सारे को स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट एड देता है। कुछ इन किसी तरह का अगर हम रिलेशनशिप शो कर सकें तो वो स्टेट की डिफिनेशन में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे डिफिनेशन हम आते हैं जो बहुत डिटेल यहां जाना नहीं है। ये सेंट्रल इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी स्टेट है। जैसे चाइल्ड असिस्टेंट ये जो काउंसिल है वो भी एक स्टेट है, कॉर्पोरेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी स्ट्रेंज बात कही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि प्री में अक्सर सवाल इस पर आता है। दो केसेस आए हैं, एक चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी का केस है, ये 1992 का केस है। दूसरा है टेक राज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो टेक राज, इन दोनों केसेस में यह कहा गया है कि एनसीईआरटी इज नॉट स्टेट अंडर आर्टिकल 12। हालांकि पोजीशन को रिव्यू करने की बात हो रही है। उन्होंने कहा जो एनसीईआरटी है इसका अपना फंड है, ये लोगों जो पैसा लेता है, जो अपना एक ये बनाया गया, उसने ग्रिड बनाया है, वहीं से पैसा लेता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट इरोनियस लगते हैं प्रामा फेसी, इसलिए इनमें रिव्यू होने की जरूरत है। क्योंकि जब सारी बॉडीज, जैसे मान लीजिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबको शुरू में सब प्राइवेट थी। जैसे पंत इंस्टीट्यूट है, शुरू में पंत साहब ने इसको स्टेब्लिश किया था, नाउ इट इज स्टेट, क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट इसमें पोस्ट क्रिएट करती है, सबको तनख्वाह भी देती है। तो ऐसे स्थिति में जो स्टेट है, स्टेट की डिफिनीशन अनलिमिटेड है। जब तक कि टोटली प्राइवेट ना हो बॉडी, तब तक उसे हम स्टेट की डिफिनीशन में आर्टिकल 12 में रखेंगे, और उनके जो लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं, दे मस्ट नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 13 क्लास 2। तो आर्टिकल 12 का इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि जो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जो मैंने बताया, उनको वायलेट नहीं करना चाहिए। अगर स्टेट जो बॉडीज अभी मैंने बताई आपको, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में लॉ बनाती हैं या रूल बनाती हैं, बाई लॉज बनाती हैं, रेगुलेशन बनाती हैं, ऑर्डिनेंस पास करती हैं, तो वो वायलेट होगा। अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है टू द एक्सटेंट ऑफ द वायलेशन, वो नलिटी होगी, वो इन्फोर्सेबल नहीं होगी। लेकिन देखिए ट्रेंड धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है। जैसे जेपी उन्नीकृष्ण वर्सेस आंध्र प्रदेश केस का 41 की केस में पहली बार
क्वेश्चन उठाया गया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कैपिटेशन फीस लेने की परमिशन मिले कि ना मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई प्राइवेट बॉडीज तो कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, और गवर्नमेंट इस पर रेगुलेशन कई ला रही है, बना रही है। और यहां तक बात हो रही है, आप देखिए कि जो अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या यम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस 2007 में आया था, इसके बाद अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2008 में आया है, जिसमें क्वेश्चन ये था कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो सकता है, या क्या जो ओबीसी का रिजर्वेशन है। देखिए आर्टिकल 15 क्लास 5 जोड़ा था 2005 में, स्टेट ने पार्लियामेंट ने आर्टिकल 15(5) जोड़ करके ये क्लियर कर दिया था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन लागू हो सकता था। ये जोड़ा क्यों गया? क्योंकि उसके पहले केस आया था कि पी इनामदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब ऐसे महाराष्ट्र केस था, ये 2005 का ही केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं लागू हो सकता। तो पी इनामदार के केस को नलिफाई करने के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया था 2005 में ही, आर्टिकल 15 क्लास 5 में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें कहा गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन होगा उसी तरह जैसे स्टेट इंस्टीट्यूशंस में होता है आर्टिकल 15 क्लास 4 में। तो अब ये नई बात थी, अब इसको चैलेंज किया गया अशोक कुमार ठाकुर के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है, जो पिछड़े हैं, जो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं, और जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लाइसेंस दिया गया है राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(g) में, तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो रिजर्वेशन है दैट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लास 6। तो 96 क्या कह रहा है कि अगर आर्टिकल 19(1)(g) में ट्रेड एंड प्रोफेशन करने का राइट आपको फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल राइट पर पब्लिक इंटरेस्ट में आप पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 15 क्लास 5 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल है और वैलिड है। और इसके बाद इसी बेसिस पर आपने देखा कि राइट एजुकेशन एक्ट बन गया 2009 में, जिसमें क्लियर कट कर दिया गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी इंस्टीट्यूशंस में भी चाहे वो माइनॉरिटी हो नॉन माइनॉरिटी हो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरा क्लास था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एग्जम्प्ट कर दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो केस लाया गया था इस एक्ट के खिलाफ 2009 में, वो आप देखेंगे कि 2012 में एक केस आया था सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2012 में आया था। इसी एक्ट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लेकिन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो चाहे स्टेट एस्टेब्लिश्ड हो चाहे नॉन स्टेट हो प्राइवेट हो, उनमें रिजर्वेशन के लिए आप बाउंड नहीं कर सकते। अदरवाइज आर्टिकल 30 क्लास 1 में उनके राइट टू माइनॉरिटी का वायलेशन होगा। इसी केस को देखिए सुप्रीम दोबारा फिर लाया गया, रिव्यू क्या नया केस लाया गया, और यह था प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आया 2014 में। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उसी ओपिनियन को अफर्म किया। अब पोजीशन ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, अगर स्टेट लॉ बना करके उन्हें ऐसे लायबिलिटी इंपोज करती है जो सोशल इंटरेस्ट में है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, और अगर राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो दे आर बाउंड टू ओबे द लॉ। तो इस स्टैंड का आप देखिए स्टेट की डिफिनीशन फैल रही है, और उस सीमा तक जहां तक रिजर्वेशन की लायबिलिटी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी नाउ दे आर द स्टेट। तो अब दे आर स्टेट क्यों हो गए हैं? क्योंकि आर्टिकल 15(5) में उन्हें लॉ अमेंडमेंट करके और 2009 में लॉ बना करके उन्हें अब डाल दिया गया है उस कैटेगरी में जिस कैटेगरी में हम आर्टिकल 12 के देखते हैं अदर अथॉरिटी में। अब हो सकता है
आगे चल करके दो हम देख सकते हैं। मान लीजिए इसको स्टेट न भी माने, हालांकि स्टेट तो हो गया ये आर्टिकल 12 में, क्योंकि स्टेट ने, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, स्टेट बना दिया इसको, क्योंकि जब लॉ के तहत आपको रिजर्वेशन देने की अकाउंटेबिलिटी है और सरकार आपको फंड देने देगी भी, कहीं कहीं देती भी है, कहीं नहीं देती, इसको लेकर के डिस्प्यूट है, तो ये स्टेट हो गया। तो हम ये कन्वे करना चाहते हैं कि धीरे धीरे अदर अथॉरिटी की जो डिफिनीशन है बढ़ती जा रही है, और आने वाले टाइम में हर वो बॉडी जिसको स्टेट थोड़ा सा भी रेगुलेट करती है, कोर्ट कहेगी ये अदर अथॉरिटी है और ये ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसको वायलेट करती हो। तो आज का लेक्चर का जो थीम हमारा था, क्लैरिफाई करना था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर अथॉरिटी। इसी सीरीज मैंने कई बातें बताई आपको, थोड़ा अमेंडमेंट के बारे में जानकारी दे दिया, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में जानकारी दे दिया। तो आप इस मेरे लेक्चर को थॉटफुली सोचिएगा, और आप सोचिए ज्यादा, पढ़ने ज्यादा, आपका काम सोचना है, और जो नए नए केस लॉज आ रहे हैं उनको स्टडी करना है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का जो पैराफर्नालिया है, सुप्रीम कोर्ट जो टेंटेकल्स हैं, आर्म्स हैं, कैसे कैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट पर भारी हो रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं ये शो करते हैं कि हमारा जो स्टेट है, आर्टिकल 12 में जो स्टेट डिफिनेशन दी गई है वो प्रीएम्बल के अकॉर्डेंस में है। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल लिबर्टीज, इक्वलिटी, एटसेट्रा, ऑल दिस थिंग्स। तो ये था आज का हमारा जो थीम था कि आपको बताना कि व्हाट इज द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट, अदर बॉडी का क्या मतलब हुआ जो आर्टिकल 12 में दिया गया है। थैंक यू।